शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है, मतलब किसके इक्वल है। ऑप्शन ए 22 मार्च या 21 मार्च, क्योंकि कभी कभी लीप ईयर हो जाता है। ऑप्शन बी 22 मई या 23 मई। ऑप्शन सी 31 मार्च या 30 मार्च। ऑप्शन डी 21 अप्रैल या 20 अप्रैल। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 22 मार्च या 21 मार्च को ही आपका जो राष्ट्रीय पंचांग होता है हमारा शक संवत वाला, वो ग्रेगोरियन के इक्वल होता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चशनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई। चशनामा किस भाषा में लिखी गई। ए फारसी, बी अरबी, सी हिब्रू और डी संस्कृत। जो चशनामा है वो आपका अरबी में लिखी गई, चाचा अरबी में लिखते थे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकोर वाट कहाँ स्थित है। ए वियतनाम, बी इंडोनेशिया, सी तिब्बत, डी कंबोडिया। जो अंकोरवाट का मंदिर है, मंदिर ज्यादा फेमस है, वो आपका कंबोडिया में है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ए चंपा, बी पाया, सी संवेद शिखर, डी उज्जयंत। तो जो भगवान पार्श्वनाथ से संबंधित स्थान है वो आपका संवेद शिखर है, जो हाल ही में न्यूज में था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी। ए महाकश्यप, बी धर्मसेन, सी अजातशत्रु और डी नागसेन। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता हुई थी महाकश्यप ने की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द। ए अनादि, बी अद्योपांत, सी समकालीन, डी समचीन। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आद्योपांत। आदि से अंत तक के लिए क्या बोलते हैं हम, आद्योपांत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरचना का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा था हमसे, संरचना का पर्यायवाची नहीं है, हमें नहीं बताना, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। विरचित, उद्भावना, सी संघटना, डी रचना विन्यास। तो आप देख रहे हैं यहाँ उद्भावना को छोड़ के बाकी तीनों के तीनों जो है वो संरचना की पर्यायवाची है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, हमें क्या बताना है, तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए उर्वर, ठीक है। ऑप्शन बी कोंकण, ऑप्शन सी उलझन, ऑप्शन डी कोण। तो इसमें जो उलझन है, उलझन हमारा तद्भव है, बाकी सारे के सारे क्या है, ये तत्सम शब्द है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह सारी रात भर पढ़ता रहा। भाई सारी रात लगा दी फिर अपने रात भर, तो पहले गलत लग रहा है हमारा ये। वह सारी रात पढ़ता रहा, ठीक है। वह सारी रात पढ़ता रहा, भाई सारी रात पढ़ता रहा, ठीक है। इसको डाउट में रखते हैं। वह रात भर पढ़ता रहा, वह रात भर पढ़ता रहा, वह तो बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि दो दो करता जा रहा है। पढ़ता रहा वह, पढ़ता रहा वह सारी रात भर, ठीक है। ये भी हमारा गलत है, तो सही क्या लग रहा है, वह सारी रात पढ़ता रहा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। ए उपार्जन, बी उपनिवेश, सी चक्षु, डी घरेलू। तो इसमें देख रहे हैं आप कि जो आपका घरेलू शब्द जो कि घर से बना है, ये एक विशेषण है, जिसे कहते हैं घरेलू गाय, घरेलू महिला, घरेलू पुस्तक। तो ये बट ये सारे क्या है कि आपके विशेषण नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है। ए संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, बी संसद के कुल सदस्यों की संख्या का 15%, सी लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, डी लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। तो आपको पता होगा जो भारत के संघीय मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो प्रधानमंत्री सहित, मतलब प्रधानमंत्री को भी लेके, वो आपका जो लोकसभा के सदस्य हैं इनकी कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। किससे अधिक नहीं होना चाहिए हमारा, जो लोकसभा के जो भी सदस्य संख्या होगी इससे 15% से अधिक ही नहीं होना चाहिए। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है। ए
किसी मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी किसी राजनीतिक दल, डी मंत्रिपरिषद। तो जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो मेनली मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? ए लोकसभा का सदस्य, बी संसद का सदस्य, सी राज्यसभा का सदस्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी व्यक्ति जो कि संसद का सदस्य है, भले लोकसभा का हो राज्यसभा का हो, वो मंत्रिपरिषद हो सकता है। बट ये भी एक उसमें रखा जाता है, क्लॉज रखा जाता है कि वो अगर मंत्री बना भी दिया जाता है तो 6 महीने के अंदर उससे अपनी सदस्यता लेनी होती है, राज्यसभा से या लोकसभा से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? ए धन विधेयक, बी धनेत्र विधेयक, सी अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, डी संविधान का संशोधन। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो अखिल भारतीय सेवाओं का संगठन का अधिकार केवल वो राज्यसभा को दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। ए लोकसभा के प्रस्ताव का, बी राज्यसभा के प्रस्ताव का, सी संसद के प्रस्ताव का, डी विधानसभाओं के प्रस्ताव का। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राज्यसभा के प्रस्ताव का, क्योंकि नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने का जो अधिकार है वो आपका राज्यसभा के पास ही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारसेक इकाई है। ए दूरी की, बी प्रकाश की चमक की, सी समय की, डी चुंबकीय बल की। जो पारसेक होती है वो आपकी कह सकते हैं कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। किसकी? आपकी दूरी या डिस्टेंस की है सबसे बड़ी इकाई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? हमें बताना इसमें से कौन सा यौगिक है। ए वायु, बी पारा, सी ओजोन और डी जल। आपको बताओ तत्व और यौगिक में अंतर ये होता है कि तत्व जो एक समान प्रकार के तत्व, समान प्रकार के परमाणु समूहों को तत्व कहते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स जो आपस में मिलकर बनाते हैं उसे हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर वायु में देखें तो वायु एक मिश्रण है, क्योंकि इसमें H2 मिल जाएगा, O2 मिल जाएगा, Cl2 मिल जाएगा, मतलब सारे गैसेस मिल जाएंगे, तो ये मिश्रण है। ठीक है, क्योंकि वायु कोई फिक्स अनुपात नहीं होता है। पारा का भी सिंबल होता है Hg, मरकरी, ये भी एक तत्व है। ठीक है, ये तो एक तत्व हो गया, ये एक मिश्रण हो गया। ओजोन भी एक मॉलिक्यूल है ये, क्योंकि ओजोन का सिंबल क्या होता है? O3 होता है। सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, सेम टाइप के एटम देगा तो भी मॉलिक्यूल्स हो गया। बट जल का सिंबल क्या होता है? H2O। तो जल तभी बनेगा जब दो एटम्स मिलेंगे आपके ऑक्सीजन के, और एक एटम मिलेगा आपका, सॉरी, जल तभी बनेगा दो एटम मिलेंगे हाइड्रोजन के और एक एटम मिलेगा ऑक्सीजन का। तो जल हमारा क्या हो गया? यौगिक हो गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाकाहारी लोग मुख्यतः अधिकतम प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? ऑप्शन हमारे ए चावल, बी दाल, सी हरी सब्जी, डी दूध। तो जो शाकाहारी लोग होते हैं वो मेनली अपना जो प्रोटीन मैक्सिमम होता है वो दाल से प्राप्त करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? ए त्वचा में, बी त्वचा उत्तक में, सी यकृत में, डी बालों में। तो हमारे शरीर में जो वसा होती है वो वसा उत्तक में जमा होती है। कहाँ जमा होती है? हमारी वसा उत्तक में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे भोजन में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ए वसा, बी विटामिन, सी प्रोटीन, डी शर्करा। तो ये सबसे अधिक हमें एनर्जी गेन होती है वो वसा से होती है, क्योंकि वसा का एक मॉलिक्यूल अगर आप बर्न कराते हैं तो अबाउट 9.1 किलो की एनर्जी निकलती है। विटामिन को एनर्जी नहीं होती है। प्रोटीन को बर्न कराते हैं तो 4.2, और शर्करा का भी कराते हैं तो अबाउट 4 ही कह सकते हैं, 4.1 या 4.2। ठीक है, आइए तो सबसे अधिक एनर्जी किससे मिलती है? वसा से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ए उत्तर प्रदेश व बिहार के ब्राह्मण, बी पूर्व में से बंगाली तथा उड़िया, डी गोरखा सिख पंजाबी उत्तर प्रांत से, डी मद्रास प्रेसिडेंसी और मराठा से। तो जब उन्हें लगा बहुत भयंकर विद्रोह हो गया था, क्योंकि विद्रोह में उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मणों का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने उसके बाद से गोरखा सिख पंजाबी उनको इन्होंने लड़ाकू जातियां घोषित कर और बोला कि ये लोग सबसे अच्छी लड़ाका जातियां हैं, और इन्हीं का चयन करना स्टार्ट कर दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था?
ए नाना साहब, बी मौलवी लियाकत अली, सी तात्या टोपे, डी अजमुल्ला। तो इलाहाबाद जो संग्राम के नेता थे, क्रांति के नेता थे, मौलवी लियाकत अली थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा में चुने हुए पहले भारतीय का नाम क्या था? ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, बी सोनी नायडू, सी लाला लाजपत राय, डी लॉर्ड कर्जन। तो जो पहले चुने हुए भारतीय थे उनका नाम सत्येंद्र नाथ टैगोर था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? बहुत ही कलाकार व्यक्ति थे, ठीक है। इन्होंने कहाँ की थी? ऑप्शन ए लंदन, बी ग्लासगो, सी अबरदीन, डी मुंबई। तो दादा भाई नौरोजी जी ने जो 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी वो लंदन में की थी, मतलब सोचिए उन्हीं के देश में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 17 की अवधि के बीच को क्या कहा जाता है? ए उदारवादी चरण, बी उग्रवादी चरण, सी गांधीवादी युग, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये 1905 से 17 तक की अवधि है, इसके बीच के चरण को हम उग्रवादी चरण कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ए गोरखपुर, बी आगरा, सी मिर्जापुर, डी मथुरा। तो उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान है वो आपका मथुरा में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसान दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 नवंबर, बी 8 मार्च, सी 23 जनवरी, डी 23 दिसंबर। तो भारत में जो किसान दिवस है वो आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह जी के बर्थडे को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा निम्न में से कौन थी? मतलब शास्त्रीय भाषा किस भाषा को बोला गया था? ए संस्कृत, बी तमिल, सी कन्नड़, डी मलयालम। तो मतलब आधिकारिक उसको मान्यता दी गई कि शास्त्रीय भाषा है, तो वो हमारा तमिल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है? ए भांगड़ा, बी मणिपुरी, सी भरतनाट्यम, डी कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है वो आपका कुचिपुड़ी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला? ए गाजियाबाद, बी प्रयागराज, सी वाराणसी, डी गौतम बुद्ध नगर। तो जो सबसे तेजी के साथ जो दशकीय वृद्धि हुई है वो आपकी गौतम बुद्ध नगर में हुई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्यान्न के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो खाद्यान्न उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो आपका यूपी का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है? दक्षिणी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो दक्षिणी जिले की बात कर रहा है। ए सोनभद्र, बी ललितपुर, सी सहारनपुर, डी महोबा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए सोनभद्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला? ए भदोही, बी मैनपुरी, सी देवरिया, डी मऊ। तो यूपी में जो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, सॉरी न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला है वो आपका भदोही है। और अगर सर्वाधिक पूछता तो क्या बोलते हैं आप? सोनभद्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना पक्षी वन्य जीव विहार किस जिले में है? ए गोरखपुर, बी प्रतापगढ़, सी एटा, डी सोनभद्र। तो जो पटना पक्षी वन्य जीव विहार है वो आपका एटा जिले में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ए वाराणसी, बी गाजीपुर, सी लखीमपुर, डी चंदौली। तो उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका लखीमपुर खीरी में, वही दुधवा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? ए अरबी, बी स्पेनिश, सी हिंदी, डी आंग्ल। तो जो मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है वो आपकी अरबी भाषा से हुई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी लेह, डी बेंगलुरु। तो इन सब में देखना जो लेह है आपका ये सबसे सूखा स्थान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी नागपुर, सी देहरादून, डी हैदराबाद। तो जो राष्ट्रीय शोध संस्थान है जिसको मिरी कहते हैं ये आपका कहाँ है? नागपुर में।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति मतलब कौन सा वहां मिलता है? ए साल, बी चीड़, सी यूकेलिप्टस, डी सागौन। तो नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में आपका सागौन सबसे अधिक मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ए लखीमपुर खीरी, बी भरतपुर, सी जोधपुर, डी सहारनपुर। तो जो केवलादेव घना पक्षी विहार है वो आपका राजस्थान के भरतपुर जिले में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया? ए 2000 में, बी सन 2011 में, सी सन 2001 में, डी सन 2002 में। तो ये सर्व शिक्षा अभियान है ये आपका सन 2001 में लागू किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? ए सोवियत संघ, बी अमेरिका, सी चीन, डी जर्मनी। तो सब जो केंद्रीकृत नियोजन का कार्य है वो सबसे पहले इसको यूएसएसआर, जिसको हम भूतपूर्व सोवियत संघ कहते थे, ने अपनाया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया है। ए 1938 में, बी 1948 में, सी 1944 में, डी 1946 में। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था नेहरू जी की अध्यक्षता में, वो 1938 में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1944 के बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी सर आरदेशी दलाल, डी एम एन रॉय। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सर आरदेशी दलाल, क्योंकि 1944 के जो बॉम्बे प्लान था उसके सूत्रधार यही थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1944 में गांधीवादी योजना की योजना किसने बनाई? ए श्रीमन नारायण अग्रवाल, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी सर आरदेशी दलाल, डी सी डी देशमुख। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए श्रीमन नारायण अग्रवाल। इन्होंने 1944 में गांधीवादी योजना की परिकल्पना दी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? ए कोलकाता, बी हैदराबाद, सी मुंबई, डी ग्रेटर नोएडा। जो विश्व व्यापार एक्सपो है इसका आयोजन जो है अभी हाल ही में किया गया है वो आपका मुंबई में किया गया है। कहाँ किया गया आपका? मुंबई में। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य 6000 क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए गहरे समुद्र के अध्ययन हेतु भारत का प्रथम समुद्रयान, बी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सी लड़ाकू टैंक, डी मछली पकड़ने का जहाज। तो जो आपका ऑप्शन ए है गहरे समुद्र में अध्ययन के लिए भारत ने अपना पहला समुद्रयान बनाया है जिसका नाम क्या है? मत्स्य 6000। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के साबूदाना, जिसको हम सेलम सागो के नाम से बोल रहे हैं, को जीआई टैग मिला है? ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। तो जो तमिलनाडु का सेलम एक जगह है वहीं के साबूदाना को इसमें जीआई टैग मिला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत का 41वां स्थल है। अभी सितंबर में सितंबर 2023 में घोषित हुआ है। ए हावड़ा ब्रिज, बी शांति निकेतन, सी नालंदा विश्वविद्यालय, डी आगरा का ताजमहल। तो इसमें जो ऑप्शन बी है शांति निकेतन, इसे यूनेस्को की सूची में भारत का 41वां स्थल घोषित किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत वृक्ष आंदोलन किस राज्य का वृक्षारोपण अभियान है? ए नागालैंड, बी असम, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। अभी हाल ही में सितंबर माह में ही असम सरकार ने इसे घोषित किया है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया कप क्रिकेट 2023 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन चुना गया है? ए विराट कोहली, बी कुलदीप यादव जी, सी मोहम्मद सिराज, जी शुभमन गिल। तो जो आपके कुलदीप यादव है इन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा आरंभ किया गया? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी असम। तो जो महाराष्ट्र की सरकार है उन्होंने ही नमो 11 सूत्री कार्यक्रम स्टार्ट किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दिव्यांगजनों का महाकुंभ पहली बार कहाँ आयोजित किया गया? ए गाजीपुर, बी मिर्जापुर, सी ज्ञानपुर, डी वाराणसी। इसका जो ऑप्शन डी है, ये इसका महाकुंभ पहली बार स्टार्ट किया गया कहाँ? वो भी वाराणसी में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत का 42वां स्थल, ये भी आपका सितंबर 2023 में घोषित किया गया है। ए होयसल मंदिर, बी शांति निकेतन, सी खजुराहो मंदिर, डी आगरा का ताजमहल। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? होयसल मंदिर। इसे यूनेस्को का 42वां स्थल घोषित किया गया है। और शांति निकेतन कौन सा आपका? 41वां। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहां पर शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण होगा? ए भोपाल, बी ओंकारेश्वर, सी वाराणसी, डी अयोध्या। तो शिवराज सिंह चौहान जी बहुत जल्दी इसका उद्घाटन करेंगे ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।